Hey, Bismillahirrahmanirrahim. And my name is Maratib Ali. I'm a clinical psychologist and a behavioral therapist and psychoanalyst. And I have worked as an ABA therapist as well. And I'm also working as a lecturer these days. So the story of CBT starts with Aaron Beck. Aaron T. Beck. He initially was a psychiatrist, medical student. But later on, he went on to do his internship at a psychiatric ward, and there he got fascinated by उधर काफी सारे psychoanalysts थे और उन psychoanalysts से काफी impressed हुए और उनसे काफी बातचीत करने में इनको काफी समझ आई disorders के बारे में क्योंकि उस टाइम की जो psychiatry थी वो इतनी ज्यादा advanced नहीं थी और उस जमाने की जो मेडिकेशन थी they were not really helping the patients to get better. सो जो पेशेंट्स थी उनकी हालत वैसे की वैसी थी चाहे जो भी वो उनको मेडिकेशन दे रहे थे सो ही वाज गेटिंग अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड उधर वहां पे ही उसी साइकेट्री वार्ड में इनको साइको एनालिस्ट मिले जिन्होंने इनको अपनी थ्योरीज बताई और उन थ्योरीज की बेस पे इनको समझ आना शुरू होगी व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसऑर्डर्स और वो वहां से वो काफी इंप्रेस हुए देन ही वेंट ऑन और उन्होंने जाके अपनी साइको एनालिसिस में ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दी 2 इयर्स की उन्होंने साइको एनालिसिस की ट्रेनिंग ली उसके बाद 2 इयर्स इनके साइको एनालिसिस के किसी दो पेशेंट्स पे आपने अप्लाई करनी होती है साइको एनालिसिस फॉर 2 इयर्स और वो उन्होंने फिर अपनी ट्रेनिंग ली और अप्लाई किया अपने पेशेंट्स पे और फिर वापस आए साइकियाट्रिक वार्ड में वहाँ पे जाके इन्होंने अप्लाई करने की कोशिश की और लोगों को ट्रीट करने की कोशिश किया जो साइको एनालिसिस और वहां पे जब इन्होंने ये डिप्रेस्ड पेशेंट्स के ऊपर ये अप्लाई किया साइको एनालिसिस इट वाज नॉट वर्किंग इट वाज नॉट रियली हेल्पिंग देम आउट वंस उनको ये पता चला कि ये काम नहीं कर रही है ही स्टार्टेड अगेन थिंकिंग व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन हियर क्या मैं कर सकता हूँ कि मैं अपनी पेशेंट्स की हेल्प कर सकूं देन अच्छा एंड देन he found out कि जो मेरे पेशेंट्स हैं डिप्रेस्ड पेशेंट they have three types of views negative views about themselves about the world and about the future and we are going to discuss those a little bit in detail later on एंड फ्रॉम देयर वहां से वो उन्होंने डेवलप की जिसको हम कहते हैं कोग्निटिव थेरेपी ही फाउंड आउट कि ये सारे के सारे इनके नेगेटिव थॉट्स होती हैं पेशेंट्स के माइंड में और वहां से इनको ये आइडिया आया कि यहाँ अगर इनकी हम नेगेटिव थॉट्स को चेंज कर दें देन वी कैन चेंज देयर डिसऑर्डर एज वेल और उनके जो डिप्रेशन है हम उसको खत्म कर सकते हैं एंड फ्रॉम दैट बेसिस ही डेवलप्ड कॉग्निटिव थेरेपी और वहां से फिर उन्होंने जब हम उन्होंने देखा कि पेशेंट्स की जब हम थॉट्स चेंज करते हैं लोगों की डिसऑर्डर की जो सेवेरिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है ठीक होने शुरू हो जाते हैं लोग एंड let's discuss this a little bit in detail. Aaron Beck was a brilliant child. He was a brilliant student. He won many awards उन्होंने जीते इन्होंने honorary degrees जीती हैं because of his work with CBT. Originally a psychiatrist, फिर psychoanalysis में इन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर बाद में जाके इन्होंने अपनी CBT को फाउंड किया और वहाँ से फिर CBT की जो थेरेपी है वो बनी He was the youngest of the five children of his family. ने इसके इनके फैमिली के में पांच बच्चे होते थे और उनमें से सबसे यंगेस्ट ये थे born in July 18 1921 में पैदा हुए थे ये और बहुत एग्जाम्पलरी स्टूडेंट्स थे देयर वाज नो डाउट अबाउट दैट हुआ ये कि इनकी स्टोरी में एज वी नो जो इफ यू लुक एट द स्टोरी ऑफ एल्फ्रेड एडलर उन्होंने उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि अपने जो यंगेस्ट चाइल्ड होते हैं दे आर ऑलवेज द मोस्ट ब्राइटेस्ट चाइल्ड और वो हमेशा एक्सेल करते हैं बाकी अपने बड़े जो उनके सिबलिंग्स हैं उनको सो वही एग्जैक्ट चीज इनकी फैमिली में भी हुई है बाकी जो इनके फैमिली के मेंबर्स थे उनको सबसे ज्यादा इन्होंने एक्सेल किया उनसे सबसे ज्यादा आगे ही हो गए एंड ही वाज एन exemplary student because he was the youngest child इनकी अब स्टोरी भी की तरफ हम आते हैं हिज मदर वाज वेरी डिप्रेस्ड क्योंकि इनकी से पहले की जो इनकी बेटी थी उनकी डेथ हो गई थी उस डेथ के बाद शी वाज वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट इसके बाद आयरन बैग एक दफा क्या हुआ कि इनकी जो बाजू था वो टूट गया इनका बाजू टूट गया एंड ही गॉट एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में जाके इनका इन्फेक्शन हो गया और उस इन्फेक्शन के बाद काफी सारी ज्यादा तकलीफ में थे क्योंकि उस जमाने की जो मेडिकेशन थी दे वर नॉट रियली वेरी एडवांस्ड
पुराने जमाने के जो मेडिकेशन ये इन्फेक्शन की नई नई मेडिकेशन आई थी, इसके अलावा जो डिप्रेशन वगैरह साइकेट्री मेडिकेशन उन पर रिसर्चेस हो रही थी। इवन आजकल के जो हाइपरटेंशन की मेडिकेशन है, उस वक्त हाइपरटेंशन की मेडिकेशन भी नहीं होती। सो आजकल की काफी ज्यादा एडवांस्ड मेडिकेशन है जो आज आपको कल हमारे पास आए, बट इन दोज डेज दे वर रियली प्री मेच्योर और काफी नई 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 रिसर्च होती। सो ही वॉज इन द हॉस्पिटल और वहां पे इनकी इलाज हो रहा था। उस जमाने का इलाज जरा पेनफुल भी था, तो इनको काफी तकलीफ थी बाजू में। और वहां पे ये बैठ के सोचा करते थे कि मैं किस तरह अपने बाजू की जो तकलीफ है उसको कम कर दूं। एंड वन ऑफ द वेज ही फाउंड वाज डूइंग इट कॉग्निटिवली। इफ यू ट्राई इट के जब भी आपको कोई तकलीफ हो किसी जगह पे, आप अपने उसको अपना ध्यान बटाने की कोशिश करें, कोई प्लेजेंट चीजों में मसरूफ हो जाए, तो कॉग्निटिवली यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू फोकस ऑन समथिंग एल्स। विद दैट आपकी जो पेन की रिसेप्शन है, परसेप्शन है, वो थोड़ी कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी कम आपको दर्द होती है और आपको टाइम जरा अच्छा सा गुजर जाता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड इन दैट साइकियाट्री इन हिज हॉस्पिटल। और वहाँ पे इन्होंने फिर इस तरह से अपने जो सिम्टम्स उनको रिड्यूस करने की कोशिश की। आजकल भी आप देखें काफ़ी सारे अस्पतालों में आपको ऐसी स्टोरीज मिल जाती हैं जहाँ पे लोग काफ़ी सीवियर पेन में होते हैं, लेकिन कॉग्निटिवली अपने पेन को जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं। अ, अब इसकी हम प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनिशियली जब उन्होंने साइको एनालिसिस लेट से, जब वो साइको एनालिसिस की लर्निंग में थे शुरू में ही थॉट ऑफ इट एज ए नॉनसेंस। आजकल हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी देखें, जब हम पहली दफा, लिटरली एवरी सिंगल स्टूडेंट इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब मैं भी पहली दफा गया अपनी यूनिवर्सिटी में, मैंने साइको एनालिसिस देखा। इट डजंट डिडंट मेक एनी सेंस, इट लुक लाइक नॉनसेंस। और नॉनसेंस ही चीज थी। बट करते 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 फिर साइको एनालिसिस की तरफ मेरा रुझान हुआ, मैं काफी इंप्रेस हुआ साइको एनालिसिस से। तो यही हाल आरन बेक का भी था। ही ऑल्सो इनिशियली ही थॉट ऑफ इट एज ए नॉनसेंस, बट लेटर साइको एनालिसिस से वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए और इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की साइको एनालिसिस में। इसके बाद, इसके अलावा सीबीटी के अलावा का इन्होंने बेक साहब ने डेवलप किया है, बीडीआई का टेस्ट डेवलप किया था, बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी, जो कि आजकल बहुत ज्यादा वाइडली यूज टेस्ट है, जिसके जरिए से हम लोगों को डिप्रेशन डायग्नोस करते हैं। बैक होपलेसनेस स्केल इन्होंने डेवलप किया था, बैक एंजाइटी स्केल डेवलप किया था। इसके अलावा काफी सारी उन्होंने बुक्स लिखी हैं, काफी सारी उनकी पब्लिकेशंस हैं। इवन अप टू द एज ऑफ 19, 90 साल के ये हो गए थे उस जमाने में भी ये अपनी पब्लिकेशंस इनकी जारी थी और काम इनका जारी था। आ, अब सीबीटी डेवलप कैसे हुई? सीबीटी इसी तरह डेवलप हुई जिस तरह मैंने अभी मेंशन किया कि जो साइको एनालिसिस था, व्हेन आरन बेक ट्राइड टू अप्लाई साइको एनालिसिस ऑन डिप्रेस्ड पेशेंट्स, पेशेंट्स की हालत बेहतर नहीं हो रही थी। डिप्रेशन डज नॉट वर्क, साइको एनालिसिस डज नॉट वर्क ऑन डिप्रेशन, ये आज भी वेल नोन बात है। सो विद दैट इन माइंड, ये इन्होंने कोशिश की काफी सारी कि हम इस पे अप्लाई करें, फिर डिप्रेस पेशेंट पे हो नहीं रहा था। फिर वहां पे उन्होंने डिस्कवर किया कि इनकी कॉग्निटिव ट्रायड का कॉन्सेप्ट इन्होंने डिस्कवर किया, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इट लेटर। के तीन किस्म के व्यूज, नेगेटिव व्यूज जो उनसे पेशेंट के अपने माइंड में होते हैं, अपनी दुनिया के बारे में, अपने बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। और वहां से फिर उन्होंने डेवलप की सीपीटी की इन थॉट्स को चेंज करके, व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेंज द डिसऑर्डर। दिस इज कॉग्निटिव ट्रायड। नेगेटिव व्यूज अबाउट द वर्ल्ड, एवरीवन इज अगेंस्ट मी बिकॉज आई एम वर्थलेस। हर बंदा मेरे खिलाफ है क्योंकि मैं एक वर्थलेस इंसान हूँ। इफ यू लुक एट, अगर आपने किसी ने इंटर्नशिप की हुई है, या इफ यू आर प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट, यू विल नो कि डिप्रेस्ड पेशेंट जब आपके पास आते हैं, ये दिस इज एग्जैक्टली द टाइप ऑफ व्यूज दे हैव। एवरीवन, हर बंदा मेरे खिलाफ है, मैं वर्थलेस हूँ, मेरे कोई वैल्यू नहीं है, मैं बदसूरत हूँ, मैं चुड़ैल सी लगती हूँ, मेरे कपड़े सबसे बुरे हैं, और दूसरे लोग जो है वो सही कहते हैं मेरे बारे में कि मैं बहुत बुरी हूँ। इस किस्म की चीजें, नेगेटिव व्यूज जो उनसे पेशेंट के होते हैं। नेगेटिव व्यूज अबाउट वन सेल्फ, आई एम वर्थलेस एंड इनएडिक्वेट, मैं हमेशा से नालायक स्टूडेंट रही हूँ, मेरे अभी भी कम नंबर आएंगे, मेरे फ्यूचर में भी कम नंबर आएंगे। इस किस्म के व्यूज उनके अंदर होते हैं अपने बारे में।
फिर अपने फ्यूचर के बारे में भी एग्जैक्टली द सेम होता है कि कभी भी मेरी फ्यूचर जो है वो अच्छा नहीं हो सकता। फ्यूचर में मैं कभी भी अच्छी जॉब नहीं हासिल कर सकती, मैं कभी भी खूबसूरत नहीं बन सकती, कभी भी मेरी अच्छी शादी नहीं हो सकती, वगैरह वगैरह। इस किस्म के जो व्यूज हैं इनके अंदर होते हैं। एक दुनिया के बारे में कि हर सारी दुनिया मेरे खिलाफ है क्योंकि मैं वर्थलेस हूँ, या अपने फ्यूचर के बारे में, या तो फिर अपने अपने बारे में उनके नेगेटिव व्यूज होते हैं, या नहीं बल्कि ये सारी तीनों चीजें कंबाइंड होती हैं, तीनों चीजें यू विल फाइंड इन डिप्रेस पिक्चर। So when once you find this in the depressed patient, you know he has depression. अगर आप DSM-5 के इसके देखें, मेन सिम्टम्स देखें DSM के, तो वो यही है: लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटीज, loss of pleasure in any activities, and consistent sadness, constant sadness। constant sadness क्यों आ रही है? कॉन्स्टेंट सैडनेस इस वजह से आ रही है क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे इमोशंस पे इफेक्ट करते हैं। अब हमारी जो थॉट्स हैं, थॉट्स आर एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायड। अब नेगेटिव व्यूज, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो चुकी हैं पेशेंट के माइंड में कि मैं वर्थलेस हूँ, मेरे फ्यूचर में मुझे कुछ नहीं हो सकता, और मैं जो सारी दुनिया मेरे खिलाफ है। जब ये नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में डेवलप हो चुकी है, उसके बाद आ जाती है, अगर आप डायग्राम को देखें तो उसके इमोशंस पे फिर इफेक्ट डालना शुरू कर देती है। इसकी वजह से पेशेंट को कांस्टेंट सैडनेस फील होती है। और जब सैडनेस फील होना शुरू हो जाती है तो उसके बाद उसका बिहेवियर्स भी इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो बंदा अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देता है, दूसरों से दूर हो जाता है, दूसरों से बातें करना छोड़ देता है, इवन किसी से इंगेज करना बिल्कुल भी, एट वर्क किसी से बात नहीं करेगा, घर में आके किसी से बात नहीं करेगा। लोगों से बात करनी होगी एट वर्क तो वो अवॉइड करेगा कि मुझे किसी तरह से इन लोगों से बात नहीं करनी पड़े। तो ये चीजें, ये बिहेवियर आप उनका ऑब्जर्व करें, इसके साथ आप उनसे बात करें, आप उनका इंटरव्यू लें, यू विल सी दे हैव अ वेरी सैड इमोशंस, कांस्टेंट सैडनेस है, और काफी अरसे से चल रही है ये। क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी नेगेटिव थॉट्स है अपने आप के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, और दुनिया के बारे में। अच्छा, कोर एजम्पशंस जो सी हैं सीबीटी के किया, व्हाट आर द कोर एजम्पशंस? अब हमने देखा कि सीबीटी किस तरह हमने, अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट, किस तरह डिप्रेशन जो है वो डेवलप होता है, उसकी वजह से किस तरह वो हमारा जो बिहेवियर है पेशेंट्स का वो चेंज हो जाता है उसकी वजह से। नाउ वी विल लुक एट द कोर assumptions ऑफ दिस सीबीटी। People are not broken who need to be fixed, but they need to be heard and understood। पीपल, हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है वो एक टूटा हुआ इंसान नहीं होता कि जिसको हम कोशिश करें कि हमने इसको जोड़ना है इसको किसी तरह से। जिस तरह एक गाड़ी हमारे पास आए, टूटी हुई गाड़ी है, पंचर हुआ हुआ हुआ, हम कोशिश करते हैं कि उसका पंचर ठीक कर दें, और वगैरह वगैरह, फिर वो गाड़ी ठीक हो जाएगी और चलना शुरू हो जाएगी। दिस इज नॉट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन सीबीटी। कोई भी इंसान जो आपके पास आया, वो ऐसा इंसान है जिसकी सारी उम्र किसी ने कभी बात ही नहीं सुनी, बचपन से लेके आज तक कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। he has no one to who listens to his problems। उसकी प्रॉब्लम्स को कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी कोई बंदा नहीं है जो उसको अप्रिशिएट करता हो, कोई बंदा नहीं उससे बात करता हो। इवन इन पेशेंट्स के समटाइम्स पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स बचपन से पास कर रहे होते हैं अपने बच्चों के ऊपर, या तुम तो हो ही बदसूरत, तुम तो हो ही ऐसी, तुम बड़ी होगी तो तुम अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, बार बार लान तान करना अपने बच्चों पे। इसकी वजह से फिर बच्चे जो है वो डेवलप कर लेते हैं ये सारे नेगेटिव बिलीफ, बचपन से ही डेवलप हो रहे होते हैं ये सारे beliefs। एंड इन द कोर्स वी विल डिस्कस इन डिटेल कौन कौन से किस किस्म के रिलेशनशिप पेशेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में कौन से बिलीव्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। अच्छा, now people also learn unhelpful ways of thinking and they can unlearn them just as fast। लोग जो है वो अनहेल्पफुल वेज ऑफ थिंकिंग जो है ये लर्न होती है, इट इज नॉट बाय बर्थ। बच्चा पैदाइशी तौर पे कभी भी नेगेटिव व्यूज लेके पैदा नहीं होता, वो हमेशा ये नेगेटिव व्यूज लर्न करता है। जब भी वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, अपने टीचर से वो डेवलप करते हैं उनके इंटरेक्शन की वजह से। और जिस तरह वो डेवलप करता है उसी तरह उसको वो अनलर्न भी कर सकता है। इफ यू रिमेम्बर राइट नाउ, मैंने अभी बताया था जब आरन बैक ने ये कॉग्निटिव ट्रायड डिस्कवर किया, ही एग्जैक्टली केम टू दिस कंक्लूजन कि इनकी हम नेगेटिव जो थिंकिंग है उसको अनलर्न करवा लें, उसको चेंज कर दें, तो इनका डिसऑर्डर खत्म हो सकता है।
सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हर ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी थॉट्स और एक्शन से खुद रिस्पॉन्सिबल है। ऑन एवरेज अबाउट 2800 टू 3300 थॉट्स हमारे माइंड में एक दिन में आ रही होती हैं ऑन एवरेज। अब इन थॉट्स में से जरूरी नहीं कि सारी थॉट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक एक थॉट को देखेंगे उसका रिस्पॉन्सिबल है, नहीं। दिस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ अवर ब्रेन जो कि चलता रहता है। इट इज ओके जो भी थॉट्स आ रही हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो थॉट्स जिनके ऊपर हम बिलीव करते हैं, जिनके हम यकीन कर लेते हैं कि हाँ ये थॉट सच है, वो वाली थॉट्स मैटर करते हैं, क्योंकि फिर उसके ऊपर हम एक्ट करके स्टार्ट अपनी इमोशंस हमारे आना शुरू हो जाते हैं और हम उसके ऊपर अपना एक्शन स्टार्ट कर देते हैं और हम अपना एक्शन, अपना जो बिहेवियर उसके मुताबिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोचें कि मैं तो हमेशा सुस्त लड़की हूँ, मैं तो तरावी कभी पढ़ ही नहीं सकता, एंड यू विल सी उनका बिहेवियर भी ऐसा होगा कि तरावी की वक्त शी विल स्टार्ट डिलेइंग तरावी, बिकॉज क्योंकि वो सोचती हैं कि मैं तो हुई सुस्त, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं टाइम पे कभी तरावी पढ़ लूँ। सो हमारे जो एक्शंस हैं वो फिर इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अवर थॉट्स। अब हमारे माइंड में जो इसीलिए जो हमारे माइंड, क्योंकि अब ये जो वो थॉट थी जिसके ऊपर उन्होंने बिलीव कर लिया, तो इसके अलावा जितनी भी थॉट्स आ रही हैं वो तो हमारे माइंड का नेचुरल प्रोसेस है। दैट इज ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जो भी थॉट्स आ रही होती हैं उनको आने देना चाहिए, कभी रोकना नहीं चाहिए। पीपल हैव द एबिलिटी टू सिलेक्ट न्यू थॉट पैटर्न्स एंड एक्ट अपॉन देम। अब नए जो थिंकिंग का पैटर्न है वो हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब उसके ऊपर हम एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो थॉट्स हैं जिस पे हम बिलीव करना चाहते हैं, जो वो सारे हमारे कंट्रोल में होती हैं। अगर मैं आप ये भी बिलीव करना चाहें कि हाँ मैं दुनिया की सबसे लाइक लड़की हूँ, मेरे A+ ग्रेड आएगा, मेरे CGPA 4/4 आएगा, यू विल स्टार्ट एक्टिंग टूवर्ड्स दैट। आप कहेंगे कि हाँ मैंने मेहनत करनी है ज्यादा। आप यू विल सी कि आपके जो एक्शंस हैं वो ज्यादा इसी तरह मोटिवेटेड होंगे कि मेरे 4/4 CGPA आएगा, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग दैट इन योर रिजल्ट्स एज वेल। सो दीज आर द कोर assumptions ऑफ CBT। अगर आप किसी बंदे की थॉट्स चेंज कर लें, आप उसका डिसऑर्डर खत्म कर सकते हैं। आप अगर किसी बंदे के थॉट्स चेंज कर लें, आप उसके जो बिहेवियर है वो चेंज कर सकते हैं। आप उसके थॉट्स चेंज कर लें, आप उसके इमोशंस चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट सैडनेस जो डिप्रेशन में है वो आप चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट एंजाइटी जो फील कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में परेशानी की, आप उसकी फ्यूचर की परेशानी खत्म कर सकते हैं बाय चेंजिंग देयर थॉट्स। As you know, we have also already discussed this CBT, the thoughts shows the emotions पे affect कर रहे हैं और emotions behavior पे affect कर रहे हैं. And sometimes the interesting thing is कि जो behaviors हैं वो भी thoughts पे affect कर रहे होते हैं. These are all interdependent. Thoughts ही सब पे influence नहीं कर रही है, बाकी चीजें भी thoughts पे influence कर रही हैं. For example, इसकी बहुत दो मेरे माइंड में बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी। एक एंजाइटी की एग्जांपल है। अब एंजाइटी में कॉन्स्टेंटली पेशेंट को वो जब एंजाइटी होती है उसका दिल तेजी से धड़कना शुरू कर देता है, सांस तेजी से आना शुरू हो जाता है, फिजिकल सिम्टम्स है। ये इमोशन है एक्चुअली। अब ये जो है उसकी थॉट्स पे इफेक्ट इफेक्ट करता है। जब वो इस चीज को परसीव करता है कि मेरे जिस्म जो है इतना परेशान हो रहा है, दिल तेजी से धड़क रही है, मुझे पसीना आ रहा है, तो उसकी वजह से उसकी थॉट्स चेंज होने शुरू हो जाती हैं। हाँ कि मैं किसी खतरे में हूँ, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, या फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, पेपर में मैं फेल हो जाऊंगी, या फ्यूचर में मुझे जॉब नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। तो वो इमोशंस की वजह से भी थॉट्स चेंज होती हैं। सो इन साइकाइट्री वो फिर क्या करते हैं कि इन फिजिकल सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं यूजिंग मेडिकेशन, और उसकी वजह से उनके थॉट्स भी नॉर्मल होने शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह देयर इज अनदर मेथड ऑफ डूइंग दैट, वो है बिहेवियर्स को चेंज कर देना किसी के। जरूरी नहीं किसी की आप थॉट्स पे काम करें डायरेक्टली। समटाइम्स अगर आप उसके बिहेवियर्स पे काम करें, उसको बिहेवियर को चेंज कर दें, तो आप उसके थॉट्स को भी नॉर्मल कर सकते हैं। दिस इज स्पेशली अगर आप आरन ही हिमसेल्फ सेड कि उसका जो फेवरेट मेथड है डिल्यूजन्स को ट्रीट करने का, वो ये है कि उसके बिहेवियर को चेंज कर दें। बिहेवियर को चेंज करेंगे तो उसके डिल्यूजन्स और इल्यूसिनेशंस भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ बिहेवियर उसकी जो थॉट्स हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे डिल्यूजन्स और इल्यूसिनेशंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को डिल्यूजन है कि मुझे स्कूल में कोई बंदा सारे मार देंगे फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स टू टेक हिम टू स्कूल फोर्सिबली। और वहां पे जब आप उसका बिहेवियर नॉर्मल कर देंगे, रोज वो स्कूल जाएगा, रोज इंटरेक्ट करेगा बाकी स्टूडेंट्स के साथ, उसकी जो थॉट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे कि हाँ नहीं, असल में जो उनसे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे मारना नहीं चाहते, मुझे खतरा नहीं है स्टूडेंट से, तो वो ही विल बिकम मोर, हिज थॉट्स विल बिकम मोर पावरफुल। So you can use these two methods to change someone's thoughts as well.
दिस इज द कॉग्निटिव ट्रायंगल। एक सिचुएशन है, सिचुएशन के बाद हमारी आती हैं थॉट्स। अब थॉट्स के बाद हमारे इमोशंस इफेक्ट हो रहे हैं, और उसी तरह हमारे जो भी as you already know, we have already discussed this. अब इसमें डिफरेंस ये है कि सिचुएशन के बाद ये थॉट्स आई हैं। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, मे भी किसी बंदे की जॉब चली गई हो, जॉब चली गई हो, अब उसको उसके अंदर थॉट्स आ गई हो नेगेटिव ट्रायड वाली, कि मैं तो था ही इतना बुरा, मेरी तो परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी कि मैं मुझे निकाल दिया गया, मेरी लुक्स इतनी बुरी थी निकाल दिया गया, दुनिया ही मेरे खिलाफ है, सारे उधर के लोग मेरे खिलाफ थे, या फ्यूचर में भी मुझे कोई जॉब इसकी वजह से नहीं मिलने लगी। तो इन थॉट्स की वजह से फिर उसका इमोशंस भी सैडनेस, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट सैडनेस आएगी, उसका बिहेवियर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, ही विल स्टार्ट आइसोलेटिंग हिमसेल्फ। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ। Now we'll come to some of the techniques. In our course, inshallah, we will in this detail discuss these techniques और किस तरह apply करना है patients पे. Right now, I want to give an overview because this is a 1 hour workshop. So we are now going to discuss some of the CBT techniques. Um, Identifying automatic thoughts. This is a vast topic. It is not very short topic, but this is something we do. Patients आते हैं, हम उनको देखते हैं कि automatic thoughts उसके mind में क्या आ रही हैं. This is very important thing in CBT because automatic thoughts are among the easiest to change in a person. इसके बाद हम ये देख सकते हैं evaluating the evidence, developing adaptive responses, cognitive rehearsal, challenging core beliefs, behavioral experiments, identifying cognitive distortions, downward arrow technique, problem solving technique, decatastrophization, acceptance and homework. इसमें कोर टेक्निक आती है विच इज जर्नलिंग। अपनी जो थॉट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखना अपने पास। व्हाट थॉट्स आर कमिंग टू माय माइंड। एक्चुअली चूंकि 2800 to 3300 थॉट्स आपके माइंड में डेली आ रही हैं, ऑल ऑफ दोस थॉट्स आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट। आपने वो इंपॉर्टेंट रखनी है कि जो सी वाकई में जिससे आपके ऊपर असर भी हो रहा हो, वो थॉट्स को आपने नोट डाउन करना। दैट इज कॉल्ड जर्नलिंग। इट इज नॉट कि जो भी आपके माइंड में आया आपने सीधा जाके लिखना शुरू कर दिया। इसके अलावा आपके कोई भी ओपिनियन हुए दुनिया के बारे में, कोई भी स्कूल में आपके साथ इवेंट हुआ, नंबर कम आ गए, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन था, वो सारे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इन योर जर्नल्स। It will record your reaction to people, thoughts, and reaction to that situation. स्पेशली जो थॉट्स जिन पे आप बिलीव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बिलीव करते हैं कि जो मेरे टीचर है वो है ही मेरे दुश्मन, वो तो हमेशा मुझे कम नंबर देता है, तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट थॉट। इसको आप जर्नल में जाके लिख सकते हैं अपनी डायरी में। पेशेंट इज नॉट गोइंग टू राइट अबाउट ऑल ऑफ इस, ये भी मैंने मेंशन किया, तो दिस इज जर्नल। Decatastrophization. Decatastrophization is something opposite of catastrophization. अगर आप पेशेंट्स को देखें, they a lot of the time they start catastrophizing, और catastrophization काफी ज्यादा होती है उनकी। वो काफी दफा बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरी तो जिंदगी अब तबाह हो गई है, अब तो मेरी जिंदगी में कुछ रहा नहीं है, स्पेशली डिप्रेस्ड पेशेंट, मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा। अब जब कुछ रहा नहीं है तो उसके बाद वो जो इंसान खुदकुशी की तरफ जाते हैं। So you can use this technique, decatastrophization, to treat this catastrophization जो वो कर रहे हैं मानो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज डन इन 3 steps। इवेल्युएट हम सबसे पहले करते हैं प्रॉब्लम को, फिर हम उसके सोल्यूशंस जो हैं उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आप हमें बताएं कि सोल्यूशंस क्या है इसके। 5 सॉल्यूशंस जो आपने मुझे प्रॉब्लम बताए हैं उसमें 5 सॉल्यूशंस पहले निकालें, फिर इनकी हायरार्की निकाल लें, फिर हायरार्की के बाद बता दें कि कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है इसमें से, फिर वो आप उससे कहते हैं कि घर जाकर करें। ऑलवेज रिमेंबर सीबीटी जो सी है, दैट इज अ कोलैबोरेटिव वर्क। इट इज नॉट लाइक मेडिकेशन, आपके पेशेंट आपके पास आया, आपने इंजेक्शन लगा दिया, आपने घर भेज दिया, इस तरह नहीं होता। इट इज अ कोलैबोरेटिव वर्क। वो आपके पास आता है, आप उसको बताते हैं कि आपने घर जाके क्या करना है, आप उसको बाकायदा होमवर्क देते हैं, उसके बाद वो घर जाके होमवर्क करता है, जिसकी वजह से फिर उसका ओवरऑल इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है उसकी जिंदगी में। उसके साथ साथ आप थॉट्स पे भी काम करते हैं। इट इज नॉट लाइक आपने थॉट्स पे काम किया घर भेज दिया, पेशेंट आया थॉट्स पे काम किया घर भेज दिया, इट्स नॉट लाइक दैट।
It is a collaborative work, and sometimes CBT practitioners work as a teacher as well. कि वो एज अ टीचर अपने पेशेंट को सिखाते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर कॉग्निटिव ट्रायड आ रहा है, तुम्हारे अंदर ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आ रही हैं, तो तुम इसको इस तरह चेंज कर सकते हो। आप उसको समझाते हैं, उसको सिखाते हैं कि घर जाके आप इस तरह कर लो। फिर इस तरह इससे फिर क्या होता है, इवेंचुअली उसको थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं रहती, वो फिर खुद से अपने प्रॉब्लम जो है घर में सॉल्व करना स्टार्ट कर देते। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, दिस इज वेरी कॉमन। शुरू शुरू में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मसल रिलैक्सेशन की जो टेक्निक है वो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एंड वी टीच दोज टू द क्लाइंट, और फिर वो जो है आपके सामने पहले परफॉर्म करता है, फिर घर जाके भी उसको आप कहते हैं इतनी दफा परफॉर्म कर लो, नमाज के बाद कर लो, पेपर करने से पहले कर लो, वगैरह वगैरह, तो वो करता है फिर घर जाके। एक्सेप्ट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी जो जिंदगी है उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो चेंज नहीं हो पाते, हम जो मर्जी कर लें, वी कैन नॉट चेंज दैट। फॉर एग्जांपल, एक लड़की की शादी हुई भी है, किसी ससुराल में वो गई है, वहां पे जुल्म हो रहा है, शी इज नॉट एबल टू चेंज द सर्कमस्टांसेस। सो इन दैट केस यू कैन टीच देम टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करें एंड देन मूव ऑन फ्रॉम दैट। यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। सिमिलरली, अगर गंदे नंबर आ गया एंड देर इज नथिंग यू कैन डू, कि आप उसको रिपीट भी नहीं कर सकते उस क्लास को, मैट्रिक में नंबर आ गया बंदे तो आप रिपीट नहीं कर सकते, तो इन दैट केस आप उसको एक्सेप्टेंस वाली टेक्निक्स को सिखाएंगे। जस्ट एक्सेप्ट कि आपके साथ ये हुआ है एंड देन मूव ऑन फ्रॉम दैट। एंड यू विल सी कि जब वन स्टार्ट पेशेंट स्टार्ट एक्सेप्टिंग व्हाट इज हैज हैपेंड टू देम, तो वो हील होना स्टार्ट हो जाते हैं खुद से। डाउनवर्ड एरो टेक्निक, माय फेवरेट टेक्निक। कोई क्वेश्चन है तो मैं एंड में टाइम दूंगा अभी, तो आप लोग पूछ लीजिएगा। डाउनवर्ड एरो टेक्निक विच इज माय फेवरेट टेक्निक, तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लोग जो कोर बिलीव्स है पेशेंट्स के, उसको अनकवर करें। एक होती है नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स और एक होती है कोर बिलीव्स। दोज आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। सो हम टू कोर बिलीव्स जो कि बचपन से एक पेशेंट के डेवलप हो रहे हैं, वो कोर बिलीव्स को अनकवर करना, हाउ वी कैन डू दैट यूजिंग डाउनवर्ड एरो टेक्निक। इसमें हम सबसे पहले पेशेंट जो भी हमें बताते हैं अपनी थॉट कि मेरे साथ ये हुआ, फिर आप कहते हैं इससे आपको क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग है इसके, व्हाट डज इट मीन टू यू। फिर वो आपको उसका आंसर बताता है, फिर आप उससे दोबारा पूछते हैं व्हाट डज इट मीन टू यू। करते 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 इवेंचुअली जो सबसे नीचे वाले उसके कोर बिलीव्स हैं, जिसके ऊपर उसके सारे बिलीव्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो आप उस तक पहुंच जाते हैं, एंड यू कैन कवर दैट एंड यू कैन नोट दैट डाउन इन द सेशन। नाउ द लेंथ ऑफ द थेरेपी, CBT is usually 10 to 12, it is a shortened therapy, 10 से 12 सेशन यूजुअली इसके होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 10 से 12 सेशंस के अंदर कंप्लीट हो जाती है, समटाइम्स 6 सेशंस भी होते हैं। एग्जैक्ट लेंथ जो है वो डेफिनेटली डिसऑर्डर पे डिपेंड करती है। अगर किसी के कोई severe, ज़्यादा severe डिसऑर्डर हो, तो वी टेक लॉन्गर टाइम टू ट्रीट दैट पेशेंट। पेशेंट इसके अलावा कितनी अरसे से पेशेंट डील कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को, वो भी डिपेंड करता है कि कितनी लेंथ होगी CBT। It is also a very most research therapy or most practiced psychotherapy in the world. Now the combination of CBT and medication. अगर हम लोग देखें पेशेंट को, स्पेशली पाकिस्तान में साइकियाट्री वार्ड में पेशेंट आता है, पेशेंट ठीक होकर चला जाता है, तो पेशेंट दोबारा वापस आ जाता है, दोबारा वापस आ जाता है, दोबारा वापस आ जाता है कॉन्स्टेंटली, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो पेशेंट बार बार एक ही पेशेंट वापस आ रहा है। व्हाई इज दैट? वो इसलिए कि मेडिकेशन तो उसको मिल रही है, बट ही इज नॉट आल्सो गेटिंग साइकोथेरेपी विद इट। साइकोथेरेपी के सेशंस वो नहीं ले रहा। वो घर जाता है, बस दवाई ली, ठीक हो गया, वो समझता है बस इसी तरह ही है जैसे मैंने बुखार की दवाई ली, बट ऐसा होता नहीं है। तो अगर हम रिसर्च को देखें, so sometimes psychotherapy is just as effective, या sometimes even more effective than medication, psychotherapy. So in some cases it is literally more is effective than medications. इसमें हम देख सकते हैं एग्जांपल बाइपोलर की, जिस तरह अभी मैंने साइकेट्री वार्ड की एग्जांपल दिया। ये बहुत कॉमन सा डिसऑर्डर है साइकियाट्री वार्ड्स, इफ यू लुक एट, इफ यू हैव डन इंटर्नशिप और इफ यू वर्क एट साइकियाट्री वार्ड। सो अगर आप रिसर्च को देखें, मूड स्टेबलाइजर्स के साथ अगर आप CBT के सेशंस ले रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए रिलैप्स का पीरियड के चांस बहुत कम हो जाते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर के लिए उस पेशेंट को दोबारा अस्पताल आने की जरूरत बहुत कम हो जाती है, चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं उसके। हो सकता है इससे ज्यादा टाइम वो लोग गुजार लें कि उसको वापस ही ना आना पड़े दोबारा। तो इतनी ज्यादा इफेक्टिव है CBT।
अगर इसको मेडिकेशन के साथ भी लिया जाए तो। अब क्रिटिसिज्म अगर हम सीबीटी का देखें, बेसिकली मेजर प्रॉब्लम, मेजर जो क्रिटिसाइज इसको किया जाता है वो ये किया जाता है कि आप लोग ये कहते हैं कि सीबीटी में आप थॉट्स को चेंज कर दें तो बंदे का पूरा डिसऑर्डर चेंज हो जाता है। दिस लुक्स लाइक काइंड ऑफ एन absurd आइडिया कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं, बट इट डज हैपन। आप अगर लोगों के थॉट चेंज करें दे डू स्टार्ट गेटिंग इम्प्रूव। इसमें आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, अपनी अपनी थॉट्स चेंज करके, अपनी जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रही हैं आप उसको चेंज करें, एंड देन यू स्टार्ट सीइंग इफेक्ट्स ऑफ इट ऑन योर ओन लाइफ एज वेल। इसके अलावा जो पास्ट में पेशेंट के ट्रॉमास हुए हैं उसको कंसिडर नहीं करता सीबीटी, सिर्फ करंट जो प्रॉब्लम्स हैं उसी को डिस्कस करते हैं। इसके ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, कि लोग जो उनसे छोड़ के चले जाते हैं सीबीटी मिडिल ऑफ द थेरेपी में, 3-4 सेशन लिए और चले गए। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। इट इज एज इफेक्टिव एज अदर थेरेपीज, ये बात बिल्कुल सच है, बाकी जितनी थेरेपीज हैं ये उतनी इफेक्टिव है, बट चूंकि इस पे ज्यादा रिसर्च हुई हुई होती है कभी कभार हम सोचते हैं कि सीबीटी ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। दैट इज नॉट द केस। बाकी थेरेपीज भी काफी इफेक्टिव है, साइकोएनालिसिस भी इफेक्टिव है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इफेक्टिव है, बिहेवियर थेरेपी इफेक्टिव है, जिस्टाल्ट थेरेपी इफेक्टिव है, 1200 थेरेपीज हैं टोटल जो, दे आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, जस्ट एज इफेक्टिव एज सीबीटी इज। इसके अलावा अगर हम केयरफुल ना रहे, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग बाय मिस्टेक जो थेरेपिस्ट है वो ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं क्लाइंट को कि आपकी थॉट्स ही ऐसी हैं, आपकी थॉट्स गलत हैं जिसकी वजह से आपका थॉट आपके डिसऑर्डर आ रहा है। तो पेशेंट घर जाकर फिर ये अपने आप को ब्लेम स्टार्ट कर देता है कि नहीं नहीं मेरा कसूर था सारा, मैंने सोचा ही गलत है जिसकी वजह से मुझे ये बीमारी स्टार्ट होती है। मैन इट इज नॉट द केस इन रियलिटी। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन फॉर टुडे, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, इसके बाद हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दिस वाज द फ्री वर्कशॉप ऑफ सीबीटी, वी आर गोइंग टू कंडक्ट 3 मंथ कोर्स ऑफ सीबीटी। 3 मंथ का कोर्स होगा, 13,000 इसकी फी है। और दैट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। मैं इसकी आउटलाइन पहले भी शेयर कर चुका हूँ, दोबारा भी शेयर कर चुका है, शेयर कर दूंगा, यू कैन सी दैट। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन डिटेल कि कौन सी किस टेक्निक से आप किस तरह लोगों के थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, यू कैन इंक्लूड योर ओन लाइफ। एंड जिन्होंने ज्वाइन करना हुआ, आई विल बी ग्लैड टू सी यू इन द कोर्स एज वेल। आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी का क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सीबीटी ऑल न्यूरोटिक केसेस में की जाती है, सीबीटी न्यूरोटिक केसेस में भी की जाती है, सीबीटी साइकोटिक केसेस में भी की जाती है, साइकोसिस में भी ये यूज होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर साइकोसिस में तो विद मेडिकेशन होगा ना? जी न्यूरोटिक में तो सिर्फ ये हाँ, सीबीटी ही विद अप्लाई। मेडिकेशन भी हो सकती है, विदाउट मेडिकेशन भी हो सकती है। यानी कि ज्यादा सीवियर अगर उसकी कंडीशन है तो मेडिकेशन आप यूज कर सकते हैं, और मेडिकेशन के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर उसकी कंडीशन बेहतर हो गई है तो मेडिकेशन के बगैर भी सीबीटी को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हेलो। सर मैंने एक जी सर, मैंने एक क्वेश्चन करना था।